और हम आम तौर पे देखते हैं, हम सेवन करते रहते हैं, दूध दही का सेवन, दूध मांस का सेवन, दूध खट्टी वस्तुओं का सेवन, उससे क्या होता है, चमड़ी में होने वाली एलर्जी और अनेक प्रकार की एलर्जीज सब उसकी देन है। ये बिल्कुल स्वयं सिद्ध बात है। हमारी जो भारतीय मनीषा है उसमें हम शरीर आहार संभवा ऐसा मानते हैं कि भोजन से ही शरीर बनता है, और प्रत्यक्ष देखा भी जाता है कि शरीर को पैदा होने के बाद, बल्कि पैदा होने से पहले भी माता के द्वारा पोषण होता है, लेकिन पैदा होने के बाद प्रत्यक्ष रूप से हमको जो सबसे जरूरी है, जल और ऑक्सीजन, वो भी भोजन का हिस्सा ही है। तो सबसे जरूरी जो तत्व है वो भोजन ही है, जो हमारे शरीर को विकसित करता है, बढ़ाता है, पोषण देता है और हमें जिंदा रखने की आवश्यक सामग्री जुटाता है। तो इसलिए जो भोजन सबसे बड़ी आवश्यकता है शरीर को निर्माण करने में, और भोजन के विषय में ही हम सबसे कम सावधान रहते हैं। शरीर को यदि हम भोजन दे रहे हैं, किस तरह से दे रहे हैं, कैसे खाएं, कब खाएं, क्यों खाएं, किस प्रकार पकाएं, ये 4-5 सवाल हैं, 4-5 चीजें हैं। यदि हम उनका ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन भर के स्वास्थ्य को पा सकते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोई भी ऐसी औषधि नहीं है जो आपको जीवन भर स्वस्थ रहने की गारंटी दे सकती हो, निश्चित रूप से नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो हम बाहर से ले रहे हैं, चाहे वो खाने वाली चीज हो, पीने वाली हो, चाटने वाली कोई भी हो, भोजन की कोई भी वस्तु अंदर जा रही है, यदि हम उस पर थोड़ा ध्यान रखें तो निश्चित रूप से हम जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। इसी बात की चिंतना करते हुए हम आज ये जाने समझें, आप चर्चा करें आपस में कि ऐसे ऐसे क्या प्रावधान हैं जो हमारी भारतीय मनीषा में आयुर्वेद के माध्यम से हजारों सालों से हमारी परंपराओं का हिस्सा है, और अब हम आधुनिकता की होड़ में उनको भूल बैठे हैं या उनको हेय दृष्टि से देखते हैं और अनेक प्रकार की हम बीमारियां ढो रहे हैं। जैसे साधारण सी बात है, दूध के साथ नमक पड़ी हुई वस्तु विरुद्ध आहार का हिस्सा है, और हम आम तौर पे देखते हैं, हम सेवन करते रहते हैं, दूध दही का सेवन, दूध मांस का सेवन, दूध खट्टी वस्तुओं का सेवन, उससे क्या होता है, चमड़ी में होने वाली एलर्जी और अनेक प्रकार की एलर्जीज सब उसकी देन है। ये बिल्कुल स्वयं सिद्ध बात है। तो एक ऐसी वानगी है छोटी जो हम परंपरा से जानते हैं, इसको यदि हम थोड़ा और इलेबोरेट करें, हमारे सारे साथी विद्वान और पब्लिक को समझाने की कोशिश करें कि जो भारतीय पारंपरिक व्यवस्था है भोजन की, उसको ध्यान में रखें तो हम निश्चित रूप से बेहतर स्वास्थ्य पा सकते हैं। अगर भोजन ढंग का किया जाए, ढंग से किया जाए, और एक अनुशासन, भोजन का भी एक अनुशासन है, भोजन की एक भी संस्कृति है, और अगर मैं कहूं भोजन का, आहार का भी एक व्याकरण है। अवधेश जी, क्या, अवधेश पांडे जी, क्या भोजन का भी कोई व्याकरण है? जी बिल्कुल है। मैं कुछ बातों से डॉक्टर सुनील से सहमत हूं, कुछ बातें मैं ऐड भी करना चाहता हूं इसमें। जो साइंस एग्जिस्ट करती है, जो टेंजिबल साइंस, क्योंकि कुछ साइंस इनटेंजिबल है, जो इनटेंजिबल चीजों को वो नहीं लेती है इनटू कंसिडरेशन। तो जो टेंजिबल साइंस है, जो लोग खाना पका के खाते हैं, आप अगर देखें, आप ठीक से अगर गौर से देखें, हम सीड्स खाते हैं। चावल सीड है, दाल सीड है, रोटी सीड है। इन सीड्स को हम जब पका देते हैं, इट बिकम्स डेड फूड। डेड फूड में लाइफ हम कहां से फूंकते हैं, ये मुझे इस प्रोसेस को जानना जरूरी है। इसलिए जो रॉ फूड्स हैं, दे आर फुल ऑफ लाइफ, जीवंत है, वो जीवंत चेतना है, वो आपकी चेतना से मिलके इस केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से घुल जाते हैं। इसीलिए हम रॉ फूड से बहुत से डिजीजेस रिवर्स कर पाते हैं। कुक्ड फूड टेस्ट के लिए तो ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड मात्रा में चीजें होती हैं और ऑयल में पकाई जाती हैं, उससे जो साइंटिफिकली हमें जितना पता है, एथेरोस्क्लेरोसिस and the genesis of all diseases that we know, chronic inflammation is the basis of all diseases. Inflammation comes from inflames.
दिस वर्ड हैज कम फ्रॉम इन फ्लेम्स, वो फ्लेम कुक्ड फूड से आता है। अगर आप ठीक से आइए देखें तो मेरा यही कहना है। एनीवे, चर्चा जब हम करेंगे देन वी विल एक एक परत खोलते जाएंगे इसके। मुझे लगता है कि प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत महत्व है भोजन का, वो तो भोजन पर ही केंद्रित है। तो ये जो भोजन हमारा, तो जो मानना ही है कि भोजन जो है औषधि है, तो भोजन के बिना हम चल नहीं सकते, क्योंकि बाकी जो पंच तत्व तो हम ले ही रहे हैं, वाटर भी ले रहे हैं, ऑक्सीजन भी ले रहे हैं हवा से, अग्नि भी ले रहे हैं सूर्य से, लेकिन भोजन है जो रोज हमारे वीर टीर होती है, तो उसके लिए हमें लाइव भोजन ही चाहिए, सेमी कुक्ड और अनकुक्ड। अनकुक्ड भोजन यह को इजीली स्वच्छ है, उसमें सब कुछ है। जैसे अवधेश जी ने कहा है ना कि हमें भोजन वही लेना चाहिए, क्योंकि जो स्वच्छ भोजन वही होगा जो लाइव होगा। इसलिए हम स्प्राउट को, जो दाल है, जो दाना है, उसमें लाइफ है, वो डेड पड़ी हुई है। अब डेड को हम पैलेटेबल करने का उबाल लेते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन वो जीवन नहीं निकलता। लेकिन जैसे उसको स्प्राउट कर देते हैं तो उसमें अब जीवन हो गया, तो उसको पूरा मिला, थोड़ा सॉफ्ट हुआ, थोड़ा पानी मिला, थोड़ी हवा मिली और थोड़ी गर्मी मिली, अब उसमें जीवन होगा, अंकुरित आ गया। अंकुरित आने का मतलब वो जीवन आ गया, उसमें लाइव हो गया, वो भी लाइव है, हम भी लाइव हैं। तो इसमें क्या असेमिलेशन हो जाएगा एक दूसरे का, इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें लाइव फूड ही चाहिए। तो लाइव फूड में हमारा जो भी चीजें आते हैं, सैलड आता है, फ्रूट्स आते हैं, वही लेने चाहिए हमें ज्यादा। कुक फूड तभी लेना जब कोई ज्यादा मजबूरी हो, क्योंकि हमारे इंसान के अलावा कोई भी प्राणी खाने को आग से दूर रखता, पकाता भी नहीं, जैसा चाहिए वैसा ही लेता है। इसके लिए वही ना, अगर हम इतना खाना लेंगे तो वो ज्यादा खा भी नहीं सकेंगे, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग हमारी बॉडी में होती है, ना ओवर ईटिंग करेंगे, ना उसको ज्यादा खा पाएंगे, और इजीली असिमुलेट होगा। और हमारी जो अंदर जो जीवनी शक्ति है, जो सारे काम करती है, जो पाचन का काम करती है, वो भी बची रहेगी, और साथ साथ ही हमारा जो है एक्सक्रीशन भी होता रहेगा। तो जो भी हमें इंगेशन होती है, खाना खाते हैं, वो डाइजेस्ट हो जाए, उसकी असिमुलेशन हो जाए और एक्सक्रीशन हो जाए, तो वो हमारा काम बहुत बढ़िया निकल जाता है। इसलिए पका हुआ खाना तो हमें खाना ही नहीं चाहिए, मजबूरी है। तो आज चलन क्या है कि वो पका हुआ खाना, उसका स्वरूप ही बदल जाता है, ना वो इजीली डाइजेस्ट होता है, ना उसमें कोई पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व हम डट करके ज्यादा, और उसकी ना हमें प्रोग्रामिंग होते हैं, इसलिए हम ज्यादा खा जाते हैं। अगर मैं कहूँ कि अगर सैलड को ज्यादा खाना चाहो तो खा ही नहीं पाओगे, बॉडी कह दे कि बस हो गया। फ्रूट के लिए हमें जैसे कल्प कराते हैं, फ्रूट खा लो, एक सीजन में एक ही चीज खानी है, तो एक सेब खाने के बाद लगता है अब तो बस बहुत हो गया। तो इसलिए मेरा वही कहना है कि अगर हम रॉ फूड लेंगे, वो सीजन का लेंगे, तो वही हमारे लिए अच्छा फूड है। उसके कारण हम बीमारी कब आती है? जब हमारे अंदर वो गंदगी इकट्ठी हो जाती है, और जब वो हमारे अंदर टॉक्सिन जमा होते हैं, तो ही बीमारी आती है। तो रॉ फूड इज द बेस्ट फूड। तो अगर हम ऐसा लेते रहेंगे तो मेरा मानना है कि हम बीमारी से निजात पा जाएंगे, क्योंकि जो हमें कहा गया है, तो नेक्स्ट जो डॉक्टर है वो भोजन ही बताएंगे क्या खाना है और कितना खाना है, इतनी बात है। और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ, हमें रॉ फूड ही लेना चाहिए, सीजन का, रीजन का ले। मैं इस आज की चर्चा को थोड़े व्यापक परिप्रेक्ष्य में ले जाना चाहता हूं। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो है क्या खाएं। क्या खाएं को आयुर्वेद में एक ही लाइन से निपटा दिया गया है कि जो भोजन शरीर के लिए हितकारी है उसका सेवन करना चाहिए। अब वो कौन सा भोजन किसके लिए हितकारी है, वो हम अभी जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि वो रॉ फूड होना चाहिए, बात ठीक है, बिल्कुल हितकारी भोजन जो शरीर के लिए, आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए हितकारी हो, वही भोजन किया जाना चाहिए। लेकिन वो होते हुए भी और बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे ये तो हो गया क्या खाएं, अब है कब खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं, इन पर भी चर्चा होनी चाहिए। आप सोचिए, ईसा से लगभग 2000 वर्ष पहले महर्षि चरक, लगभग 4200 वर्ष या 4000 वर्ष हो गए, तब का एक टेक्स्ट हमारे पास बिल्कुल जीवंत है, बहुत स्पष्ट निर्देश है। आप सुन के हैरान होंगे कि चरक संहिता के विमान स्थान के अध्याय पहले में एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा है, जिसके मैं बिंदु बता रहा हूं, आप सुन के आश्चर्य करेंगे। कहा गया है, उष्णम अश्नियात, स्निग्धम अश्नियात, मात्रावत अश्नियात, जीर्णे अश्नियात, माने उष्ण भोजन खाएं, शरीर के टेम्परेचर जितना उष्ण हो। स्निग्धम माने बिल्कुल रूखा सूखा ना हो,
चिकनाहट भी हो। तीसरा, मात्रावत, भोजन को इतना खाएं जो आपकी मात्रा आपको अलाउ करे। मात्रा कैसी हो, आगे उसका और विस्तार है। जीर्णे, पुराने वाले भोजन को हजम होने के पश्चात खाएं। वीर्य अविरुद्ध, ऐसा भोजन हो जो एक दूसरे के विरुद्ध ना हो। जैसे हम मानते हैं कि दूध और दही एक साथ नहीं खाना चाहिए, तो ये विरुद्ध है। तो इस प्रकार जैसे दूध और खट्टा एक साथ नहीं खाना चाहिए, विरुद्ध आहार है। इस तरह से, और अनुकूल देशे, आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, जहां बैठ के खा रहे हैं, वहां आपका मन अच्छा लग रहा हो, क्योंकि भोजन केवल शरीर की आवश्यकता नहीं है, भोजन एक मन की आवश्यकता भी है। तृप्ति उसका एक मुख्य घटक है। आप कुछ भी खाएं, अगर आपको तृप्ति नहीं होती है तो वो भोजन भी आपको मानसिक रूप से तृप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार लिखा है, ना अतिद्रुतम। सुनील जी, आप बहुत बढ़िया बातें कह रहे हैं। अगर आप अपनी गाड़ी की स्पीड 120 की जगह 60 रखें तो लोगों को ग्रह होगा, लोगों को ये मतलब जो आप ज्ञान बांट रहे हो ये भी एसिमिलेट करना है भाई। आप तो धड़ दौड़ रहे हो, थोड़ा धीरे थोड़ा सा। ये जो आपने वो बोला, तो मैं इसको 3 बातें और कह के बात खत्म कर देता हूं। वो नहीं, खत्म मत करो, उस श्लोक को दोबारा बोलो, वो जो श्लोक बोला आपने। और ये आपके पास चरक संहिता अगर है तो आप लोगों के स्क्रीन पे लोगों को कैमरे के सामने करके दिखा दो। मेरे पास इस समय नहीं है, लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो विमान स्थान के अध्याय पहले का श्लोक है, जिसमें कहा गया है उष्णम अश्नियात। अश्नियात माने खाइए, उष्णम माने गर्म नहीं, गुनगुना, वार्म का जिसको कहते हैं। स्निग्धम माने बिल्कुल रूखा सूखा ना हो, थोड़ा चिकनाहट भी उसमें रहे। मात्रावत माने मात्रा के हिसाब से, आपके लिए आपकी मात्रा कितनी उपयोगी है, कितनी उचित है, उस हिसाब से खाइए। फिर है जीर्णे, जीर्ण माने पचन हो जाने पर, जो भोजन आपने पहले किया हुआ है उसके हजम हो जाने पर ही भोजन करिए। फिर है वीर्य अविरुद्ध, माने जो खाना इनकम्पेटिबल ना हो। जैसे हमारी मान्यता के हिसाब से दूध और दही एक साथ, या दूध के साथ खट्टी वस्तु, या कुछ और चीजें, जैसे काल विरुद्ध है, शाम को दही ना खाएं, इस तरह कुछ और चीजें जो हमारे यहाँ विरुद्ध आहार का विषय माना गया है, वो वीर्य विरुद्ध या एक दूसरे के विरुद्ध भोजन ना हो। इसी प्रकार ना अति द्रुतम, माने बहुत जल्दी जल्दी भोजन मत करिए, आराम से भोजन करिए। इसके बाद है ना अति विलंबितम, माने ऐसा ना हो खाना खाने बैठे, सब लोग खा के उठ गए, आप खा ही रहे हैं अभी। इसके अलावा अजल्पनम, बिना बातचीत करे खाइए। आप सोचिए, आज से 4000 वर्ष पहले कितना चिंतन किया गया होगा इस विषय पर, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। फिर कहा गया है, ए हसन, आप बहुत हंस रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खाना खा रहे हैं, नहीं खाइए। फिर सबसे बड़ी बात कहिए, तनमना भुंजित, भोजन करें तो मन से करें। ये नहीं टीवी चल रहा है सामने, ध्यान कहीं और है, आप भोजन कर रहे हैं। जब भोजन ध्यान से नहीं करते तो ठीक से चबाया नहीं जाता, भोजन ध्यान से नहीं करते तो मात्रा से अधिक खाया जाता है। इसलिए कहा गया है तनमना भुंजित है। ये तो हुआ कैसे का सवाल। फिर आता है कि क्या खाया जाए। जैसे अभी हमने कहा कि जो शरीर के लिए हितकारी है, निश्चित रूप से वही भोजन करना चाहिए। उसमें जैसे दोनों महानुभावों ने बताया कि हमें रॉ फूड पर ध्यान देना चाहिए, फ्रूट्स पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पर इसका एक व्यापक परिप्रेक्ष्य देखें तो क्या कहा गया है, सर्वरस अभ्यासम बलकराणाम, माने शरीर को बल देने वाले सब भोजनों में सबसे श्रेष्ठ आहार कौन सा है, जिसमें 6 की 6 रस विद्यमान हो। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, मतलब आपको सब प्रकार के भोजन करने का अभ्यास होना चाहिए। ऐसा नहीं धीमे, ओ प्रभु, ओ थोड़ा फिर धीमे यार, ये 6 रस दोबारा आराम से बोलो भाई। तुम विद्वान हो, मतलब मेरे जैसे तो अनपढ़ लोग भी देख रहे होंगे ना, थोड़ा सा। सर्व रस अभ्यास, ये 6 जो रस हैं, इनका आम हिंदी भाषा में भी अनुवाद कर दो जरा। मधुर माने मीठा, अम्ल माने खट्टा, मधुर अम्ल लवण, लवण माने नमक वाला, मधुर अम्ल लवण, कटु माने चरचरा जैसे मिर्च, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त माने कड़वा, कसाय माने कसेला। आप देखेंगे आज से 5000 वर्ष पूर्व की उद्घोषणा के रस 6 होते हैं, आज तक हम कोई 7वां रस नहीं ढूंढ पाए। उस समय ये कल्पना कि हमने ये तय कर दिया या ऐसा पाया गया कि 6 ही रस टेस्ट जो है 6 टेस्ट होते हैं, आज तक हम 7वां टेस्ट नहीं घोषित कर पाए। कौन कौन से? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। हर रस की अपनी महत्ता है, हर रस का अपना मेटाबॉलिज्म है, हर रस का अपना पोषण क्रम है। तो हमको सभी प्रकार के रसों का अभ्यास करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर हम सभी रसों का अभ्यास करने की क्षमता रखते हैं तो ये हमारे शरीर को विशेष बल देता है। जैसे मीठा रस है, बहुत तृप्तिकारक है। कषाय रस है, लीनिंग है, आपकी बॉडी को पतला करेगा, दुबला करेगा। नमक है, वो पाचक है।
अम्ल है उसके अपने गुण है। इस प्रकार हर प्रकार के जो रस है इनके अपने अपने गुण हैं। फिर 3 बातें और कही गई, हितभुक, मितभुक, ऋतभुक। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब भोजन के विषय में बात करें तो केवल क्या खाएं पर हम फोकस ना करें, हम चले आगे भी, कैसे खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, कैसे पकाएं, वो सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब हितभुक का मतलब तो मैंने बता ही दिया, हितकारी आहार। मितभुक का मतलब मात्रा, और ऋतभुक जो है तो महत्वपूर्ण है। ऋतभुक का अर्थ है ऋतु अनुकूल भोजन। अब ऋतभुक क्या है? मान लीजिए बहुत ठंड पड़ी हुई है और हम आइसक्रीम खा रहे हैं, बहुत ठंड पड़ी हुई है हम ठंडा पानी पी रहे हैं, बहुत गर्मी का मौसम है हम उष्ण पेय या चाय पी रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से शरीर के लिए उपयोगी, हितकारी नहीं हो सकता। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें भोजन के संबंध में आज से नहीं 4000 साल पहले डॉक्यूमेंट किया है। तो आप सोचिए परंपराओं में कितने समय से चल रहा होगा। इसमें सुनील इस जी, प्रकार सुनील जी, एक बात- सुनील जी, सुनील जी, सुनील जी, सुनील जी, आपकी स्पीड को फिर मुझे कम करना पड़ रहा। ये मुझे बताइए, ये जो 6 रस बताए, तो मुझे आप 6 ऐसी वस्तुएं बताइए जो दैनंदिन उपयोग में हम करते हैं, तो उसका मतलब ये क्या होता है? आप अच्छा, जो मुझे गुड़ तो खाते हैं, मीठा तो हाँ, गुड़ जो खाता हूँ, गुड़ गुलाब खाते जामुन हैं खाता वो हूँ। मधुर रस है। हाँ, वो तो जो मधुर गुड़ हो गया। खाते हैं वो मधुर रस है। हम्म, जो आप नींबू लेते हैं वो अम्ल है। हम्म, जो नमक चाटते हैं वो लवण है। ठीक जो है। हरी मिर्च खाते हैं वो कटु है। जो हम्म, नीम है वो तिक्त है। और हम्म, कसेला होता है जैसे फिटकरी या हम्म, चाय, हम्म, ये कसेले हैं। जैसे हरी तकी, हरड़, ये कसेली है। अब इन 6 के अलावा 7वां रस आप मुझे बताओ कोई होता हो तो। नहीं, मुझे तो नहीं पता। मतलब ये हाँ, विषयांतर हो जाएगा, पर मेरा हाँ, जो ठीक। कहने का भाव तो यही था। अब एक चीज और आती है, मैं अपनी बात को कह के समाप्त करता हूं। अगला प्रश्न था कि कब खाएं, हमें भोजन कब खाना चाहिए। निश्चित रूप से अच्छी भूख लगने पर ही भोजन करना चाहिए। इसके अलावा क्या कहा गया है? काल भोजनम आरोग्य कराणाम श्रेष्ठम, माने समय पर किया हुआ भोजन आरोग्य देने वालों में सबसे अच्छी वस्तु है, सबसे अच्छा पदार्थ है। ये किसने कहा है? रसायनम, ये किसने कहा रसायन है? क्या होता है? जो बुढ़ापा बीमारी को दूर रखे। यत जरा व्याधि नाशनम रसायनम, माने ऐसा प्रोसेस जो आपके शरीर में रसायन विधि को पैदा करे। बहुत सारी विधियां हैं, उनमें एक है काल भोजनम। समय पर भोजन करिए तो आपके शरीर में रसायन वाली विधि पैदा होती है। रसायन वाली विधि का मतलब क्या है? रिजुवनेशन या एक अच्छी इम्यूनिटी। तो समय पर भोजन करना, क्या करना वो हम सुनील अलग जी, तय कर लेते हैं। ये जो फिर आपने जो है, बोला सुनील जी, ये जो आपने जी, संस्कृत श्लोक बोला था, ये किस ग्रंथ में है? ये चरक विचार करें। संहिता। चरक संहिता में भोजन विधि के ऊपर 3-4 चैप्टर पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं। चलिए, वो मैं फिर क्या कहा है? एक बस बस वो लाइन खत्म करता हूं। पूरा करिए, पूरा बहुत करिए। अच्छी बात कही है कि भोजन कब करना चाहिए। ये नहीं कि सुबह उठ गए, पेट साफ हुआ नहीं हुआ, भोजन कर लिया। हम कहते हैं विणमूत्रे प्रशस्ते, माने मल मूत्र दोनों के निकल जाने के पश्चात। फिर कहा है उद्गार विशुद्धे। होता क्या है? भोजन का समय हो गया है, भूख लग भी रही है, पर आपको डकार खट्टी खट्टी आ रही है या पेट में हजम नहीं हुआ है, तो उसको कहते हैं उद्गार विशुद्धे। माने आपकी जो डकार है वो साफ हो जाए, विशुद्ध हो जाए, उसके पश्चात भोजन करना चाहिए। फिर कहते हैं क्षुध उपगमने, माने भूख लग जाए तभी तो खाओ। बिना भूख खाएंगे तो वो आपका बिना बुलाए मेहमान की तरह होगा भोजन। अग्नो उद्रिक्ते, जो आपकी अग्नि है, जो डाइजेस्टिव फायर है, जो आपके डाइजेस्टिव जूसेज हैं, उनके आ जाने पर भोजन करिए। 4 ये बता दिए हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता, और भी बहुत अच्छी बातें हो सकती हैं। पर आयुर्वेद के माध्यम से जो न्यूनतम बातें बताई गई हैं उसमें विस्तार हम करने को स्वतंत्र हैं। पर अगर उनका भी फॉलो किया जाए, अवलंबन किया जाए, तो निश्चित रूप से हम भोजन के विषय में जो सही हमें लाभ मिलना चाहिए वो मिल सकता है। जी उमन जी। धन्यवाद सुनील जी। और आपने तो पूरा, आप तो वाकई भैया आचार्य सुनील हो, और मानते हैं तो आपको तो हम बहुत, जब आप विद्यार्थी थे तब से हम आचार्य कहते हैं आपको, तो वाकई में आचार्य हो। वैसे मैं दर्शकों को बता दूं, सुनील मेरे छोटे भाई जैसा, और हमारी मित्रता तो ये कोई होगी 86-87 की होगी। 89 तब से 89 हाँ 89 89, चलो ठीक है। तो अवधेश जी, ये आचार्य जी ने तो बहुत बहुत कुछ कहा है। इसमें आपका जो अनुभव है, और आप तो न्यूक्लियर मेडिसिन के विशेषज्ञ हैं, वैसे तो आप एलोपैथी वाले व्यक्ति हैं, और एलोपैथी को आप एक तरह का
लगभग डिनाउंस कर दिया आपने, उसको छोड़ ही दिया। और बहुत बातें आपकी एलोपैथी के डॉक्टरों को हजम नहीं होती। आप जब बोलते हो तो एलोपैथी वालों को बड़ी परेशानी होती है। ये जो पूरा भोजन का विषय है, जिस प्रकार से ये जो चला, भोजन, सुनील जी ने बहुत कुछ कह दिया है। अब मैं आपको ये कहूंगा, आपका जो अनुभव है पूरे का पूरा, क्योंकि आप लोगों को स्कैन करते हैं, देखते हैं बहुत जो जटिल जो बीमारियां, रोग हैं, आपके पास वो लोग जाते हैं। कोई कैंसर वाला जाएगा, जो भयंकर बीमारियां वाले लोग हैं वो आपके पास पहुंचते हैं, और आप उनको भी ठीक कर रहे हैं, भोजन के माध्यम से ठीक कर रहे हैं, बिना औषधियों के। तो एक बार सुनील जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, भोजन कैसे करना, कब करना, कितना करना, इस विषय, इस जो प्रश्न है आज, इस प्रश्न का जरा आप उत्तर दीजिए, और फिर हम महेंद्र डोगरा जी के पास चलेंगे। पहले पांडे जी। सर, थैंक यू। मैंने सुनील जी की बातें बहुत ही अच्छी हैं और बहुत ही शिक्षा प्रदान करने वाली हैं। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, आज के दौर में जितने भी लोग मुझे ये सुन रहे हैं, जितने लोग ये आयोजित कर रहे हैं, किसी न किसी रूप से वो बीमार हैं, तन, मन, या कहीं ना कहीं से देयर इज सिकनेस। और सिकनेस के लिए जो सुनील जी ने बात बोली, वो हेल्थ की बातें। जब आप सिक पेशेंट को डील करते हो, जैसे कैंसर, तो आपने दो बातें बड़ी अच्छी की कि आप न्यूक्लियर मेडिसिन के डॉक्टर हो, मैं डायग्नोस्टिक्स में हूं, और मॉडर्न मेडिसिन का सबसे अच्छा उपयोग डायग्नोस्टिक्स है। अगर आप डायग्नोज ही नहीं करोगे कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, तो ट्रीटमेंट कैसे करोगे, या ट्रीटमेंट पे कैसे आओगे? ये आयुर्वेद के लोगों के लिए भी हम बहुत आसानी पैदा करते हैं कि हम एक डायग्नोसिस दे देते हैं आपको, ताकि आपका काम आसान हो जाए कि इसके बाद आप देखो कि आप इसको ट्रीट कैसे कर पाओगे। तो मैं डायग्नोस्टिक्स में हूं, और मैं बहुत प्राउडली हूं, और मैं बहुत मानता हूं कि डायग्नोस्टिक्स बड़े जरूरी चीजें हैं। जब तक हम डायग्नोज नहीं करेंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि इस पेशेंट को एक्चुअली चल क्या रहा है अंदर से। जब डायग्नोज हो जाए, फिर ट्रीटमेंट पे हिट कर सकते हैं। डायग्नोज करने के बाद हमने ये देखा कि जो कैंसर के पेशेंट से कभी ठीक नहीं होते हैं, तो हमने एक ये सोच के कि क्यों नहीं ठीक हो रहे हैं और हम कैसे ठीक कर पाएंगे, ये इतने सालों का बहुत जद्दोजहद अपने दिमाग में करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मैंने सोचा कि मुझे ही बीड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि और कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। मैंने इसके पहले, ये करने के पहले, कई लोगों से बातें भी की, कई मेडिकल, सर्जिकल या रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट से बातें की। वो बातें वैसे करके उड़ा दिया करते थे, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था। एंड आई वुड कॉल मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर्स न्यूट्रिशनली ब्लाइंड। दे आर ब्लाइंड न्यूट्रिशनली, क्योंकि न्यूट्रिशन कभी पढ़ाया नहीं जाता है। सर, ये और अनफॉर्चुनेटली हम डॉक्टर से ही पूछते हैं कि क्या खाया जाए। जी, ये बड़ी जी कठोर स्टेटमेंट है आपकी। आप पर एलोपैथी वाले केस कर देंगे। नहीं, वो इसलिए है कि हमारे पास न्यूट्रिशन का कोई चैप्टर नहीं है। हमारे पूरे करिकुलम में कहीं कोई चैप्टर नहीं है, और ये गलत नहीं है। तो न्यूट्रिशनली ब्लाइंड हार्श जरूर होगा, लेकिन न्यूट्रिशनली हम अनभिज्ञ हैं कि न्यूट्रिशन से क्या क्या हो सकता है। ना हमारे कोर्सेज में कभी है, ना जिन लोगों ने ये कोर्सेज डिजाइन किए हैं। नॉर्मली ये कोर्स किसने डिजाइन किया है, इस पे जाना जरूरी है। एनीवे, मैं उस पर नहीं हिट करना, बिकॉज मैं नॉर्मली नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल रहा हूं और मैं वैसे ही रहना चाहता हूं। हमारा काम है पेशेंट को ठीक करना। तो डॉक्टर सुनील की बातों को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आप ये सोचेंगे कि हम कैंसर पेशेंट्स को रिवर्स कैसे कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग ये पूछते हैं। तो खाना पीना तो लोगों को दिखता है कि हाँ, हम ये खाने के लिए दे रहे हैं और खाने से रिवर्स हो रहा है, लेकिन जो चीजें उनको नहीं दिखती हैं, जो चीजें टेंजिबल नहीं है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। बॉडी में 5 लेयर्स हैं, एक ही लेयर दिखता है, द फिजिकल शीथ, जिसके ऊपर पूरा मॉडर्न मेडिसिन बेस्ड है। इस फिजिकल शीथ के नीचे ये अन्नमय कोश है, जो
आपके आंखों से दिखता है वो अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश के साथ प्राणमय कोश है जो हम टच करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द फूड दैट वी गिव, हम प्राणमय कोश को भी टच करते हैं, जैसे योगा कराते हैं, ये कराते हैं। प्राण को लोग प्राणायाम को लोग सोचते हैं कि वो ब्रीदिंग से चलता है। ब्रीदिंग इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ प्राण। प्राण इज वाइटल फोर्स, द लाइफ फोर्स। लाइफ फोर्स का बहुत स्मॉल पार्ट है ब्रीदिंग, जिससे प्राण को, जैसे मोटरसाइकिल को किक स्टार्ट किया जाता है, तो उसको किक स्टार्ट करने के लिए वायु चाहिए, तो वो किक स्टार्ट होती है। और प्राण को हम जब घुमाते हैं सब तरफ, प्राण का व्यायाम कराते हैं, उसको प्राणायाम कहते हैं। जो लोग कंफ्यूज करते हैं ब्रीदिंग से, तो अन्नमय कोश के बाद प्राणमय कोश, प्राणमय कोश के बाद मनोमय कोश, जहां पर मन की शुद्धि, ताकि हम किसी को गाली ना दें, सबके लिए थैंकफुल रहें, वी हैव टू बी। मनोमय कोश को भी हम टच करते हैं। और मनोमय कोश के साथ उसके बाद विज्ञानमय कोश। मैं इसमें यह बोलना चाहूंगा, विज्ञान लोगों को फिर कंट्रोवर्शियल लगेगा, मेरी थोड़ी बातें वैसी ही होती हैं। विज्ञान का पर्यायवाची शब्द साइंस नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मैं आपको साइंटिफिकली प्रूव करूंगा। विज्ञान विशेष ज्ञान है। जो ज्ञान आपको मिलता है ये 5 सेंसेस से मिलते हैं, द सेंस ऑफ साइट, द सेंस ऑफ हियरिंग, द सेंस ऑफ स्मेल, द सेंस ऑफ टेस्ट एंड द सेंस ऑफ टच। इन्हीं 5 सेंसेस से ज्ञान मिलता है। और इन पांच सेंसेस से ज्ञान जो मिलता है, वो मनन चिंतन के बाद जब आपको उसका ज्ञात होता है, उसको विज्ञान कहते हैं। वो विशेष ज्ञान है, वो साइंस नहीं है। प्लीज, साइंस का पर्यायवाची शब्द विज्ञान नहीं है। डॉक्टर साहब प्रणाम, सच में आनंद आ गया। मतलब ये बात रियली हैट्स ऑफ टू यू। मुझे लग रहा है ये एक बार तो हमको कभी इसी पे अलग से चर्चा करनी चाहिए। विज्ञान इज नॉट द साइंस एंड साइंस इज नॉट द विज्ञान। बहुत बड़ी बात आपने कही। ये आगे बढ़िए जी। तो विज्ञानमय कोश को हम टच करते हैं जब उसको मनन करवाते हैं और पाइनियल ग्लैंड को हम खोल रहे हैं। हम ये सभी पेशेंट्स का पाइनियल ग्लैंड खोलने की कोशिश कर रहे हैं कि पाइनियल ग्लैंड जितना कैल्सिफाइड है, हमारे पास साइंटिफिक प्रूफ है उसका। हम सबका पहले पाइनियल ग्लैंड का इवैल्यूएशन कराते हैं और कैसे कैसे हम उसको डीकैल्सिफाई कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वो डीकैल्सिफाई हो रहा है, कैंसर रिग्रेस कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा साइंटिफिक स्टेटमेंट है जिसपे मेरा पीएचडी भी बेस्ड है। मेरा पीएचडी भी इसी बात पे बेस्ड है कि हम डीकैल्सिफाई करके कैंसर को रिग्रेस कर रहे हैं। तो हम विज्ञानमय कोश जो मैं बात कर रहा था, उसके बाद आनंदमय कोश। जब आनंद की जो परिभाषा है वो मैं जरा फिर से परिभाषित करना चाहता हूं। आनंद इज नॉट हैप्पीनेस। प्लीज, अगर किसी को लगता है कि कोई संस्कृत या हिंदी के शब्द का पर्यायवाची शब्द किसी और लैंग्वेज में, मैं विद ड्यू रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स टू ऑल जिनको सभी लैंग्वेजेस के पीएचडी और ज्ञाता भी इसको सुन रहे होंगे, मैं उनको भी बोलना चाहता हूं कि संस्कृत से काइंडली किसी और भाषा को प्लीज कंपेयर ना करें। आनंद की स्थिति वो होती है जो सुख और दुख को एक ही भाव से देखता है। सुख में भी भाव वही है, दुख में भाव वही है, उसके ऊपर जो उठता है उसको आनंद कहते हैं। तो वो आनंदमय कोश को हम टच करने का ट्राई करते हैं। तो जब तक ये सब कोशों को, क्योंकि लोगों को सिर्फ दिखता है कि खाने पीने से ठीक हो रहा है, लोगों को यही लगता है कि खाने पीने से ठीक हो गया। आप देखिए, जो हम रात को म्यूजिक चलाते हैं ताकि पेशेंट ठीक से सो जाए, उसका तकिया निकालते हैं कि वो तकिया के बिना सोए। हमारा इंटेंट बहुत साइंटिफिक है कि जब आप तकिया हटा देंगे, आपका सर यूं था तकिया लेके, तो ब्लड को फ्लो करने में एक किंक आ रहा है। उस किंक को हमने हटा दिया, तकिया जब हटा दिया तो, ताकि ब्लड का फ्लो ब्रेन में ठीक हो, आपके पाइनियल ग्लैंड को ठीक से डीकैल्सिफाई कर पाए। एक सेकंड, मैं अपना अनुभव बताऊंगा। मुझे बहुत बार मैं जाता हूं,
मैं तो जब लेटता हूँ और सोना होता है तो मैं तकिया निकाल देता हूँ। तकिया निकालने के 5 मिनट बाद मैं सो नींद आ जाता हूँ, जाती मतलब भी नहीं लगते, 5 मिनट ज्यादा कह दिए। मेरे से ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा हुआ कि हम किसी कार्यक्रम में गए और वहां रात को रुके, तो डॉक्टर साहब थे मेरे साथ, एक सुप्रीम ब्राड जी, तो दोनों अपने अपने बेड पे बैठे, लेट थोड़ा सा दीवार लगा के, मैं लेट गया, पहाड़ पे थे, ठंड थी। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है? ये कहते मैंने अपना तकिया निकाल दिया। तकिया निकालने के बाद मैं सो गया और वो मुझे 2 मिनट बोलते रहे। उन्होंने मुझे सुबह कहा, यार तू अजीब आदमी है, मतलब सिर्फ घड़ी देख के आधे सेकंड में तो सो गया गहरी नींद में। तो ये पहली बार मुझे पता लगा। अच्छा, तो जो लोग सुन रहे हैं भैया, मोटे मोटे तकिए लेने वाले लोग, सोते समय तकिया निकालो। ओके अवधेश जी, कंटिन्यू, जारी रखिए। तो ये पॉस्चरल मेडिसिन का पार्ट है। जब आपको बोला जाता है कि आप बैठ के सुसु करें, तो ये पॉस्चरल मेडिसिन है। जब आप बैठते हैं इंडियन स्क्वाटिंग स्टाइल में, तो प्रोस्टेट को मसाज करते हैं, प्रोस्टेट खुलता है। जिन लोगों का प्रोस्टेट बढ़ जाता है, जिनको यूरिन करने में प्रॉब्लम होता है, काश वो भारतीय तरीके से बैठ के अगर यूरिन करते तो प्रोस्टेट कभी नहीं बढ़ता। बात यह है कि हम भारतीयता से दूर जा रहे हैं और बीमारियों के पास जा रहे हैं। वापस भारतीयता में आना पड़ेगा, तब हमें यह बात समझ में आएगी। आज हम जो डॉक्टर साहब इसमें जी स्पष्टीकरण दें, थोड़ा है तो इसे सुनने में अजीब सा, लेकिन अगर मूत्र विसर्जन के लिए पंजों के बाहर बैठा जाए तो वो ही उचित है पुरुष के लिए? जी, सबके लिए, नॉट ओनली पुरुष, सबके लिए। सबके लिए इंडियन स्क्वाटिंग स्टाइल में बैठना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अगर ठीक से देखें, जिन लोगों का प्रोस्टेट का एग्जामिनेशन किसी हॉस्पिटल में हुआ होगा, एक प्रोस्टेट का पोजीशन होता है जिसमें प्रोस्टेट को एग्जामिन किया जाता है पर रेक्टम उंगली डाल के। प्रोस्टेट उस समय एक्सपोज हो जाता है। वो कौन सा पोजीशन है? वो इंडियन स्क्वाटिंग पोजीशन है, जो बेड पे यूं करके, जैसे आप मां के पेट में होते हैं वैसा ये करवाया जाता है। कभी आपने सोचा कि अगर किसी भी चीज के लिए मां के पास वापस जाना पड़ता है पूछने के लिए कि अब क्या करें, अब तो फंस गए हैं, आप हमेशा याद रखिए, अगर आप ये फीटल पोजीशन में सो जाते हैं, अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही है, कोई समस्या है, फीटल पोजीशन में सो जाइए। आपको लगेगा सुबह सुबह कान में आपको समस्या का समाधान किसी ने बता दिया है। ये इतना पावरफुल पोजीशंस हैं। तो ये पॉस्चरल मेडिसिन के पार्ट हैं। हम इस पॉस्चर से बहुत कुछ सुधार रहे हैं। आप देखिए, ब्लड को प्रेशर चाहिए बॉडी में मूव करने के लिए, और ये संचालित मिड ब्रेन से होता है। अगर आपने तकिया ले लिया तो आपने वो किंक पैदा कर दिया, मिड ब्रेन में ही ब्लड नहीं जा रहा है, तो बॉडी को ब्लड प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। जैसे ही तकिया हटा दिया आपने, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। ये बातें कैसे समझ में आएंगी? अगर आपने तकिया हटा दिया, आप दोनों नाक आपके खुल जाते हैं, आप ज्यादा ऑक्सीजन ले पाते हैं। अगर कम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो एक तो आपका नाक बजेगा, जिसको स्नोरिंग कहते हैं। तो स्नोरिंग से आपका वो ट्राई हो रहा है कि ऑक्सीजन ज्यादा ब्लड में आ जाए, वो आ नहीं पा रहा है, इसीलिए ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। जी अवधेश जी, ये प्रेम शर्मा जी कह रहे हैं, डॉक्टर अवधेश पांडे जी, यू आर महर्षि, टचिंग योर फीट। ये आपके सामने कमेंट आ रहा है, जरा चलिए कंटिन्यू। हाँ, तो ये था सर। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम अगर ठीक से अपनी जिंदगी में प्रयोग करें तो यकीन करके चलें, बीमारियां नहीं होंगी। हमने अपने आराम के लिए, आप देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता के अपनी वाणी को विराम दूंगा। नरसिम्हा राव जी ने बहुत अच्छा काम किया कि इकोनॉमी खोल दिया था। लेकिन आप एक चीज देखेंगे कि एग्जैक्टली उसके ठीक 1 साल बाद से लेके आज तक मेल्स में प्रोस्टेट का कैंसर और फीमेल्स में ब्रेस्ट का कैंसर बहुत बढ़ गया है। 3 से 4 गुना ज्यादा हो गया है। अब हुआ क्या है कि सभी घरों में जब बैकएक होता है तो लोग सोचते हैं कि ये इंडियन स्टाइल तो बहुत खराब है, चेयर वाला पॉटी लगाना जरूरी है।
हमने नीचे बैठना बंद कर दिया है। सभी के घर में इंग्लिश वाला टॉयलेट सिस्टम है और प्रोस्टेट कैंसर्स बढ़ रहे हैं। ये बात जब मैंने यूरोलॉजी फोरम में जब मुझे बुलाया गया था एक दूसरे लेक्चर के लिए सीएमई में, जब मैंने बोला, उनको बहुत आश्चर्य लगा कि हमारा ध्यान कभी क्यों नहीं गया इस पे। और दे हैव स्टार्टेड थिंकिंग दैट वे कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हम ब्लड प्रोस्टेट में ठीक से जा नहीं रहा है तो वहां पर कैंसर हो रहा है। अगर हम ठीक से ब्लड पहुंचा पाए तो शायद कैंसर भी हम प्रिवेंट कर पाए। तो ये एक स्टेटमेंट है जो मैं ये देना चाहता हूं, आप भारतीयता में आए। भारतीय लाइफस्टाइल जो है, इससे अच्छा लाइफस्टाइल शायद हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए डोगरा जी को निवेदन है। डोगरा जी, हम यही कहते हैं, हमें भारतीयता को लाना है, ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। बात का ही जो है ना, पंचकोश की बात करी है, आज हो क्या रहा है? हम सिर्फ मन के ऊपर ना जाके हम सिर्फ शरीर के ऊपर ही केंद्रित हो गए हैं। जब तक हम उस तरफ नहीं, जब आनंदित हो जाता आदमी, इकोनॉमिटी आ जाती है, सुख दुख की बात है, तो भूख तो लगती ही नहीं है। बीमारियां तो तभी आती हैं जब हमारा मन चिंतित होता है और मन के ऊपर हम काम ही नहीं करने देते। और जब भी इन्होंने पूरी डायग्नोसिस की बात करती हैं तो मतलब हम कॉज को ट्रीट कर रहे हैं। जब पूरी हिस्ट्री लिखी जाती है तो उसमें सब कुछ आता है। जब हम हिस्ट्री लिखने बैठता हूँ, जब मेरा नेचुरोपैथी में, हालांकि हमारा होता है कि हमें डायग्नोस की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जरूरत है उसकी। हिस्ट्री लिखते हैं अभी कैसे है, खाना हजम होता है नहीं होता है, भूख लगती है खा लेते हैं, लेकिन जब मन की बात करते वो तो टेंशन तो है ही जी, स्ट्रेस है जी। अब जब स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा, तो अब देसी मेरे से सहमत हो गए, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का क्या होता है, वो सारा ही गड़बड़ा जाता है। मन तो मेरा विचारधारा में और कहीं फंसा हुआ है, काम मैं कहीं और कर रहा हूँ, मन मेरा कहीं और जा रहा है, भूख मुझे लग नहीं रही तो भी मैं खा रहा हूँ। तो आचार्य जी ने कहा नहीं जी, खाना कैसे खाना चाहिए, आराम से खाना चाहिए, टीवी नहीं देख, मेरा मन हो मैं खा क्या रहा हूँ। और जब तक मुझे कीन हंगर नहीं है, मुझे खाने का अधिकार भी नहीं है। और जब मैं खाना खाऊं तो मुझे पता लगे मैं खा क्या रहा हूँ, मेरे अंदर क्या जा रहा है। हल्दी जा रही है, हींग जा रही है, जीरा जा रहा है। यही चीजें हम लोगों को एजुकेट करते हैं, हाउ टू ईट, व्हेन टू ईट, हाउ मच टू ईट, और आपकी मानसिकता कैसी होनी चाहिए, दुख क्यों है, वो जो दुख का कारण, मन के ऊपर इतना काम करने की जरूरत है। आज जिसको भी देखो, मेरे पास पेशेंट आए, तो मेरे पास एक पेशेंट आता तो वो कहता सर मैं रात को सोता ही नहीं हूँ, क्या है, मुझे डर लगता है, मैं रात को घूमता रहता हूँ। मैंने कहा ऐसा होता नहीं, नींद तो आती होगी। 2-3 दिन हमने उसको जो डिटॉक्स किया, थर्ड डे हमने उसको पूरी बॉडी को मिट्टी लगा दी, पूरी बॉडी। जब पूरी मिट्टी लगाते हैं तो टॉक्सिन तो निकल रहे, शांति बहुत आती है। नेक्स्ट डे आके उसने मेरे पाँव पकड़ लिए, सर मैं 10 घंटे कल सोया और मेरे घर वाले सोच रहे थे हुआ क्या, इसके कुछ खा तो नहीं लिया। हम उसको ये समझे कि भाई आप मन को शांत रखो, ना कोई बाबा आपसे नाराज है, ना कोई और चीज नाराज, आप फिर मन के ऊपर ही भाग रहे हो, मन से टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो। उसको जब हम कर देते हैं तो फिर जो विज्ञान में कोश का तो बिल्कुल ठीक है, संस्कृत हमारी भाषा है। अब मैं वही सोच रहा था कि हम जैसे कहते वेदना, दुख है तो वेदना, लेकिन वेद का असली अर्थ है ज्ञान। जब दर्द होता है तो ही ज्ञान हमें आता है। तो जब संस्कृत भाषा की बात करें, मैं तो इन ज्ञानियों के बीच बैठा हूँ, सोच रहा हूँ हमारी जो बात हम कर रहे हैं सीधे सीधे लोग, ये तो बड़े ज्ञानियों की बात ही आ रही है। हमें वहीं आना पड़ेगा। जब आनंदित होता है आदमी तो फिर कहीं चीज की जरूरत नहीं होता। इसीलिए हम लोगों को पानी में बिठा के बातचीत, काउंसलिंग ज्यादा करते हैं। हमारे पास जब भी लोग आते हैं वो यही से ये भी कर लिया वो भी कर लिया, अब क्या करें, तो कहते हैं कितने दिन में ठीक होंगे। बोलते ठीक तो आप हो, पहले मन को ठीक करो, फियर को छोड़ो। जब लोग अब खा क्या रहे हैं, डर के मारे ये भी खा रहे हैं वो भी खा रहे हैं, एंटीबायोटिक खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन कॉज क्या है। 3-4 दिन पहले मेरे लेडी का आई कहती मैं तो स्वीडन से आई हूँ, मैंने ये दवाई खाई तो इसका ये हो। मैं कहा दवाई क्यों खा रहे हो, क्यों खा रहे हो, पहले देखो सी, ना भूख लगती है और मुंह छुपा के बैठी हुई है। मैं क्यों, कहते मुझे अपनी शक्ल अच्छी नहीं लगती। ये कहाँ की दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो रही है हम मन से विचलित हो गए, मन से हम उदास हो गए, ना हमें खुशी रही, प्रॉस्पेरिटी जरूर आई लेकिन मन से हम उदास हो गए। जब तक ये चीजें नहीं छोड़ेंगे हमें डेंजरस बीमारियां लगती ही रहेंगी। और नेचुरोपैथी में हम वही चीजें पढ़ा रहे हैं, हितबू, मितबू, ऋतबू, ऋतुचर्या, यही तो है ऋतुचर्या, हम यही सिखा रहे हैं। जी एक सेकंड डोगरा जी, एक सेकंड।
आप अपनी बात पूरी कर लो जो कह रहे। हाँ जी, मैं वही कह रहा था कि जो चीजें हो रही है यही है असली। हमें लौट के कहाँ आना है कि जो इलाज है, जैसे अवधेशी ने कहा कि अंदर हमारे वाइटल फोर्स है, जीवनी शक्ति है, वो जीवन है। उसके लिए कोई भोजन की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमें क्या स्थितियां, परिस्थितियां, आनंदित परिस्थिति होनी चाहिए। मैं जहां वहां सेटिस्फाइड हूं तो मुझे जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अभी भोजन जो हमें चाहिए किस लिए, जस्ट टू मेंटेन दिस बॉडी एंड रिपेयर द वियर एंड टीयर। जो हमारे टूट फूट रोज हो रही है उसके लिए हमें भोजन चाहिए, थोड़ा सा, ज्यादा चाहिए भी नहीं। जैसे बात हो रही है कि समय पे, बिल्कुल समय पे खाना चाहिए, लेकिन भूख तो है नहीं। और हम समय को पकड़ लिया, हमने एक्चुअली भूख को किया ही नहीं कि भूख है कि नहीं है। लेकिन हम समय पे बंधा बंधाया खाना, 2 रोटी इस समय, 3 रोटी इस समय, 4 रोटी, वो क्या है, हम एक सिस्टम में बंध गए, उसी को काम कर रहे हैं। दैट्स व्हाई हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जब हम उनकी बात सुनते हैं, भाई बिना भूख के खाने का आपका अधिकार नहीं है, मौसम का फल, सब्जी, रोटी एज पर योर रिक्वायरमेंट खाइए। क्यों कि आपका जो वियर टीयर हो रही है रोज हमारे पास, जो हमारा बॉडी चलती है, कुछ सेल टूटते हैं, उसको रिपेयर करने के लिए फूड चाहिए, उतना ही चाहिए हमें। और जब उनकी बात समझ आती है तो कहते हैं इतना हम क्यों इतना खाएं, क्यों टॉनिक्स लें, क्यों मल्टीविटामिन लें, सब कुछ हमारे भोजन में ही है। तो हम यही एजुकेट करते हैं, हमारे पास कोई दवाई नहीं है। तो इसलिए मैं इनसे सहमत हूँ। हम डॉक्टर जी आगे बढ़ते हैं जरा। सुनील जी, ऐसा करते हैं, आप टिप्पणी करें। इससे पहले ना कुछ लोगों ने, कुछ जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने कुछ चीजें कही हैं, हम एक बार इकट्ठे देख लेते हैं और फिर एक ही बार उत्तर दीजिएगा, क्योंकि ये कोई लोगों को कंसल्टेशन देने का सेशन नहीं है। और फिर भी लोगों ने कुछ कहा है तो आप एक बार हम देख लेते हैं। मैं उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत जरूरी। अच्छा, एक बात है, कितना खाना है वो नहीं आया। मात्रावत आ गया ना। मात्रावत भोजन माने जितना शरीर, देखिए जो सामान्य परिभाषा है कितना खाने की, वो ये है कि आप अपनी टोटल कैपेसिटी का 2 हिस्सा सॉलिड के लिए, अगर 4 हिस्सा करें हम, तो 2 हिस्सा सॉलिड के लिए, 1 हिस्सा तरल के लिए और 1 हिस्सा खाली, ऐसा माना गया है। फिर भी इसको यहाँ इतना कहना जरूरी है कि मात्रावत भोजन होना चाहिए। थोड़ी भूख रहते हमेशा खाना छोड़ देना चाहिए। लेकिन जो मैं बात कहना जा रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है। जब भोजन के विषय में बात करते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसकी चर्चा जरूर होनी चाहिए, वो है अग्नि। आयुर्वेद में अग्नि का बड़ा महत्व है, क्योंकि भोजन जो हम खाते हैं, बाहर की वस्तु, उसको जीवित शरीर का हिस्सा बनना एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। आप सोचिए, हम सबको मालूम है कि मुंह से जाने से लेकर के गुदा पर्यंत खाई हुई वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होता है, सारा विज्ञान को मालूम है। तब भी क्या आधुनिक विज्ञान, क्या टमाटर से, आंवले से या आयरन की पिल से खून लेबोरेटरी में बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्या हम प्रोटीन खाने से, जो प्रोटीन हम खाते हैं वो प्रोटीन बाहर हम उससे मांस बना सकते हैं? नहीं बना सकते। यहां तक कि बकरे के मांस से, मुर्गे के मांस से भी मनुष्य का मांस नहीं बन सकता। पर भीतर कैसी लेबोरेटरी है कि कुछ भी खाएं वो जीवित शरीर का हिस्सा ही बनता है। इसको हम कभी सोचते भी नहीं है। और ये सबसे बड़ी चीज है जिसको कहते हैं अग्नि। और आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, हमारे यहाँ कहा जाता है सर्वेशाम रोगाणाम कारणम अग्नि मांद्यम। बीमारी कोई भी हो, रोग कोई भी हो शरीर का, उसके पीछे कहीं ना कहीं अग्नि का मंद होना ही कारण है। हमने नाप नाप करके इतना विटामिन, इतना मिनरल, इतना ये, इतना वो तो खा लिया, पर वो शरीर का हिस्सा बना कि नहीं कौन तय करेगा? तो उसके लिए पहले मेटाबॉलिक फायर, डाइजेस्टिव फायर, अग्नि, जठराग्नि का मजबूत होना, अप टू मार्क होना बहुत जरूरी है। जब हम कहते हैं कि यदि भूख ना हो तो भोजन ना खाएं, समय पर खाएं, और भोजन भूख लगने पर ही खाएं, ये दोनों बातें विपरीत लगती हैं। लेकिन मुर्गी पहले या अंडा पहले, आप एक बात पकड़ लेंगे तो दूसरी बात अपने आप सिद्ध होगी। आप समय पर भोजन करना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से समय पर भूख लगना भी प्रारंभ होगी। आप सोचिए, अगर अग्नि मंद है तो उससे जो भोजन का पाचन होना चाहिए वो नहीं होगा। जैसे बाहर अग्नि में आप ईंधन डालते हैं, लकड़ी डालते हैं, और अग्नि अच्छी होती है, ईंधन सूखा होता है, तो क्या होता है, ईंधन का अंतिम परिणति राख बन जाती है। लेकिन जब अग्नि कमजोर होती है तो क्या बनता है, कोयला। राख को आप और नहीं जला सकते,
देखिए कोयले में अभी गुंजाइश है उसके और पाचन की, दहन की। इसी प्रकार यदि हमारी अग्नि, डाइजेस्टिव फायर कमजोर है, तो जो आप भोजन खाते हैं उस भोजन का सम्यक परिपाक नहीं हो पाता। जो हमें रस चाहिए अग्नि धातुओं के निर्माण के लिए, रस से रक्त, रक्त से मांस, मेद, मस्ति, अस्थि, मज्जा, शुक्र जो कहा जाता है, यदि वो ठीक अग्नि नहीं होगी तो ठीक प्रकार से रस का पाचन नहीं होगा। तो क्या होगा, जैसे बाहर कोयला बनता है ऐसे अंदर बनती है आम। आम रस माने कच्चा रस। वही आम रस जहां जहां ख वैगुण्य होगा, माने जहां जहां रोग पैदा करने की स्थिति होगी, वहां पर बीमारियां पैदा करेगा। रूमेटिक आर्थराइटिस हो, डायबिटीज हो, ओबेसिटी हो, कोलेस्ट्रॉल का इश्यू हो, बहुत उदास रहते हो, कॉन्स्टिपेशन हो, आईबीएस हो, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो, कोई भी रोग हो, उन सब के पीछे अग्नि के मंद होने को ही कारण माना गया है। यदि हम अपनी अग्नि पर कार्य करेंगे, अग्नि का सीधा संबंध भोजन से है। भोजन आपने खा लिया, अग्नि ने ठीक से पचा दिया। कई बार क्या होता है, यदि आपने विरुद्ध आहार भी किया, माने जो अनुचित भोजन है वो भी किया, तो हमेशा तो बीमार नहीं पड़ते हम लोग। ऐसा तो नहीं है कि आज हमने रात को विरुद्ध आहार खा लिया है, गलत भोजन कर लिया तो कल बीमार होंगे ही होंगे। ऐसा नहीं होता हमेशा। कब होता है, जब हमारी अग्नि बिगड़ रही होती है। यदि मान लीजिए हमने कभी विरुद्ध आहार कर भी लिया, खराब भोजन कर भी लिया, लेकिन हमारी अग्नि मजबूत है, तो निश्चित रूप से हम उसको भी पचा जाते हैं। हाँ, रिपीटेडली ऑफेंस करते हैं तो बीमारी पैदा होती है। मेरा ये कहना था कि हमें जब स्वास्थ्य की बात करते हैं, भोजन की बात करते हैं, तो अग्नि को अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए। जी उमेश जी। ये अग्नि पर अवधेश जी कुछ कहना है? मैं सर ये 2 बातें बोलना चाह रहा था। इनफैक्ट अगर समय हो तो मैं द फर्स्ट थिंग जो डॉक्टर डोगरा साहब ने बताया कि जो मिट्टी में वो कर देते हैं, आपके सुनने वालों के लिए ये बात बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोगों ने इस एंगल से देखा नहीं है। 1900 में सोप इंट्रोड्यूस हुआ था और पहले स्लेव्स को सोप नहीं दिया जाता था और देखा जाता था कि स्लेव्स को बीमारियां नहीं होती हैं। जब स्लेव्स ने सोप यूज करना शुरू किया तो बीमारियां भी आनी शुरू हुई। हम अपने आप को शांत करने के लिए नवग्रह की पूजा करते हैं। ये नवग्रह, अगर साइंस से मैं इस बात को देखूं तो 9 माइक्रोबायोम्स हैं, और माइक्रोबायोम्स को जब तक हम एक इक्विलिब्रियम की स्थिति में नहीं लाएंगे तब तक बीमारियां होंगी। जैसे स्किन का पीएच कितना है? 5.5। सोप का पीएच कितना है? 8.0। एसिड और एल्कली मिलके सॉल्ट बनता है, ये सभी लोग जानते हैं। तो ये जो व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स लोग ब्यूटी पार्लर में निकलवाने जाते हैं, ये क्या है? ये एसिडिक स्किन और अल्कलाइन सोप का नतीजा है कि सॉल्ट बना हुआ है जो यहां पर फिक्स है, जो आपको एजिंग कराता है। अब स्किन का पीएच कितना था? 5.5। मिट्टी का पीएच कितना है? 5.5। ठीक से अगर देखा जाए तो हम पहले मिट्टी से हाथ धोते थे, मिट्टी में रहते थे, और हम ये समझते थे कि मिट्टी में वो ताकत है, एक बीज को पेड़ बना देती है। और हमें आज मिट्टी से डर लगता है क्योंकि मिट्टी में इंफेक्शन दिखता है हमें। हम ज्यादा पढ़ लिख गए हैं, हमें वो चश्मा चेंज करना पड़ेगा। जिस चश्मे से हम चीजें देख रहे हैं वो चश्मा चेंज करना पड़ेगा। जब तक हम चेंज नहीं करेंगे तब तक स्थितियां ऐसी ही रहेंगी। एक तो वो था। दूसरा जो एक सेकंड, ये जो साबुन का पीएच और मिट्टी का पीएच एक बार दोबारा बता दीजिए, क्योंकि ये फटाफट निकल गया तो लोगों को जरा ग्रहण हो जाए। एक बार स्किन का पीएच 5.5 है। डोगरा साहब ने बोला कि मिट्टी में लिटा दिया या मिट्टी का लेप लगा दिया तो पेशेंट ठीक हो गया। बात उसका यह है, सिर्फ इतना है कि आपने पीएच को बैलेंस कर दिया। अगर साइंटिफिकली स्पीकिंग जो उन्होंने किया, स्किन का पीएच 5.5 है, मिट्टी का पीएच 5.5 है। ये अगर दोनों को आपने साथ साथ रख दिया तो स्किन शाइन भी करेगा। इसीलिए मुल्तानी मिट्टी या कोई भी मिट्टी लगाने से स्किन शाइन करता है, और साबुन लगाने से 2-3 सेकंड के लिए शाइन करता, फिर डल हो जाता है। तो उसको आप क्रीम लगा के वो करते हैं, और क्रीम का भी पीएच 8.0 है। अनफॉर्चुनेट है ये कि हम कहां फंसे हुए हैं। साबुन का पीएच कितना बताया? 8.0 या 8.5, मतलब इट इज हाईली
एल्कलाइन। आप कभी साबुन मुंह में चला जाए तो झाग आता है, ये तो सबका एक्सपीरियंस होगा। तो एल्कली जब भी आप मुंह में लेंगे झाग आएगा, तो वो एल्कलाइन है। इसलिए आप मिट्टी अगर यूज करेंगे तो आपके स्किन पे ज्यादा शाइन भी आएगा और वो सब व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स भी नहीं आएंगे। ऐसा देखा गया है और माना गया है, और मैं एक्चुअली यूज भी करता हूं, तो मैं जानता हूं। दूसरा ये है कि जो इन्होंने जो अग्नि की बात की, मैं एक सिंपल चीज जो लोगों को ज्यादा समझ में आएगी। आप सब्जी लाते हैं तो उसको काटते हैं, काट के फिर आप पकाते हैं, पका के फिर आप खाते हैं। मैं इसको होपलेस फूड बोलता हूं, क्योंकि इसमें से होप निकल जाता है। होप क्या है? H फॉर हॉर्मोन्स, O फॉर ऑक्सीजन, P फॉर फाइटोन्यूट्राइंट्स एंड E फॉर एंजाइम्स, ये निकल जाता है फूड से। इसीलिए ये होपलेस फूड है। नाउ आपके जो दांत हैं, कभी आप देखिए एक ही टाइप के तो दांत नहीं है। ये दांत ऐसे बनाए गए हैं कि उस सब्जी को काटेंगे, आपके सलाइवा से मिक्स करेंगे, मसाला मिक्स हो गया, आग पेट में लगी हुई है, उसके अंदर गया, वहां पर जला और वहां से एसिमिलेट हुआ, वो बेस्ट एसिमिलेशन माना जाता है। इसलिए रॉ फूड क्योर करता है। और वो एग्जैक्टली अगर आप कुक्ड फूड लेते हैं, आप उसको रिकुक कर रहे हैं अंदर, इसलिए वो एक्सेस मात्रा में हो जाता है। और कितना खाएं, क्या खाएं के लिए मैं एक और बात बोलना चाहता हूं, जो आज का टॉपिक है। लोगों को लगता है, आप देखिए ज्यादातर प्रॉब्लम आजकल प्रोटीन का है। 20-20 साल के लड़के हमारे पास किडनी फेलियर के आ रहे हैं, 2 साल तक प्रोटीन पाउडर खा लिया था जिम में। मैं उनको वार्न करना चाहता हूं कि ये डोले शोले के चक्कर में जिंदगी खराब हो रही है। इतना प्रोटीन रिक्वायर्ड नहीं है जितना हम खा रहे हैं। हम प्रोटीन का बिस्किट भी खा रहे हैं, एग में भी प्रोटीन है, इसमें भी प्रोटीन है, हमें वो प्रोटीन, इसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा है। मुझे प्रोटीन कहां से मिलेगा? प्रोटीन की कितनी रिक्वायरमेंट है बाय द वे। और जिन लोगों के मसल्स बने हैं, मैं उनको भी बोलना चाहता हूं कि प्रोटीन से मसल नहीं बनते हैं, ये साइंस नहीं है। कार्बोहाइड्रेट से मसल बनते हैं, प्रोटीन से नहीं बनते हैं। कभी इस पे बहस होके हम प्रूव करेंगे इसको। एनीवे, तो प्रोटीन कितना चाहिए? प्रोटीन आपको 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे चाहिए। तो अगर एक 60 केजी का आदमी है, उसको 48 ग्राम्स ही प्रोटीन चाहिए। और 48 ग्राम्स प्रोटीन एक हैंडफुल चने में मिल जाते हैं। अगर अंकुरित चना सिर्फ हैंडफुल हो, वो 48 ग्राम्स का, आपका पूरा हाथ में 48 ग्राम्स के आते हैं, कभी नाप के देखिएगा। 48 ग्राम्स चना इतना ही काफी है, इतना ही प्रोटीन चाहिए दिन भर में। अगर इससे ज्यादा ले रहे हैं तो किडनी फेल करेगी, बिकॉज किडनी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। वी नीड टू अंडरस्टैंड। हम इतना क्या खा लें, ऐसा लगता है पेट में महिषासुर घुस गया है। हम इतना खाते हैं, हम इतना खाते हैं, और ना बोल बोल के कि हम तो कुछ नहीं खाते हैं। ऐसा हम बोलते हैं कि आप बिलीव नहीं करेंगे, हम तो कुछ खाते ही नहीं है। तो मैं बोलता हूं, हाँ, मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करूंगा। ये है। चलिए, ये महिषासुर पेट में घुस गया, ये ठीक है। मुझे लगता है कि अब समय को वाइंड अप भी करना है, तो कमेंट्स लिए जाए। सौरभ सैनी जी, सलाद के ऊपर नमक डाल के खाने से माइक्रोबायोम तो नहीं मरते? हाँ जी डॉक्टर साहब। मरते हैं सर। सलाद के ऊपर नमक, आपको एक एडिशनल सॉल्ट नहीं चाहिए। ओके, आगे जी। पिंपल्स को नहीं, ये थोड़ा ज्यादा तेजी से मत चलो। पिंपल्स को कैसे ठीक करें? मैं 3 लीटर पानी पीती हूँ, फिर भी पिंपल हो रहे हैं। खून की कमी को कैसे दूर करें? 10 ग्राम है खून। चलिए एक बार हम आगे प्रश्न इकट्ठे ले लेते हैं सुनील जी। हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते हैं सर, ये हार्मोनल इम्बैलेंस है। जो पिंपल्स है, दैट इज हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है। अर्जुन छाल का काढ़ा और कुछ और चीज का काढ़ा पीने से पेनक्रियाज में से इंसुलिन निकलती है क्या? सुनील जी पढ़ दो इसको जरा। सुनील जी आप इसको पढ़ो, आपकी स्क्रीन पे है। जो अर्जुन छाल है, उसका विशेष जो उपयोग है वो कार्डियक मसल्स को टोन अप करने के लिए दिया जाता है। मूत्रल है, पेशाब को ज्यादा लाने वाली चीज है। दूसरा, अर्जुन छाल का जो विशेष उपयोग है वो केवल और केवल
दूध में सुनील जी, आप डिकॉक्शन अपना करके फोन दिया थोड़ी जाता देर को स्विच ऑफ कर दो ना सुनील जी, है, दूध में स्विच ऑफ करो डिकॉक्शन थोड़ी करके देर। ही दिया जाता है। हाँ। तो इसलिए अर्जुन की छाल के काढ़े को इसके इंसुलिन के लिए कोई, मैंने तो कहीं अभी तक कोई सुना देखा नहीं है कि वो विशेष कोई उपयोगी होता हो, या कोई ऐसी एविडेंस है, ऐसा कोई चलिए, साइंटिफिक कोई नहीं, नहीं ऐसा आता है उसको heart के लिए सर, नहीं प्रयोग आता करते हैं है, लोग। ठीक है। नहीं। वो खून पैंक्रियास से इंसुलिन अगर निकलता है उसमें हेल्प करता है ना निकलने के लिए, ताकि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो और डायबिटीज ठीक हो जाए। अर्जुन छाल उसके लिए मॉडर्न मेडिसिन के कई डॉक्टर्स यूज करते हैं। सो इट्स अ गुड क्वेश्चन एंड आंसर इज नो, नहीं निकलता है पैंक्रियास से इंसुलिन जी। खून को साफ कैसे करें, चलिए आगे चलो नेक्स्ट। ठीक है, ये प्रवीण गर्ग जी ने ढेर सारे प्रश्न डाल दिए। मेरे पापा को काला पीलिया है, कैसे ठीक होगा? अभी वो एलोपैथी मेडिसिन। अच्छा, पीलिया की कोई बीमारी एलोपैथी ठीक नहीं कर सकती, ये मैं बताना चाहूंगा सबको। ले रहे हैं सर क्या? मैं इसमें एक बात बोलना चाहूंगा। एक तो हमारा ये चैनल कोई मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं है। मेडिकल एडवाइस के लिए उनको ये है, हम एक जनरल बात बोल रहे हैं जो सबके लाभ के लिए हो, ये मेरा रिक्वेस्ट है। एक तो ये, दूसरा ये है कि जो आपने बात बोली है लीवर में, अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम फैटी लीवर टू लीवर फेलियर, इसके 4-5 स्टेजेस होते हैं। As far as modern medicine, with due respect and regards to everybody, to all gastroenterologists, to all gastric surgeons जो ये बात सुन रहे हैं, हमारे पास कोई ऐसा ड्रग नहीं है जो हम उसको मॉडिफाई कर पाए और ये कर पाए, नहीं। ठीक, हम ऐसा करेंगे, एक बार सारे प्रश्न एक ही बार देख लेते हैं और बाद में जनरल कमेंट होगा, पर्सनल एडवाइस नहीं होगी। ओके, इसमें एक काम और हो सकता है, जो किसी के निजी प्रश्न हो वो हम में से किसी को वो पर्सनली फोन करके पूछ सकते हैं। इस फोरम ठीक, को हम एक बार जनरल रखें, हम एक बार पर्सनल ना सुनील रखें। जी क्लास कर देंगे एक बार जरा, सर्वाइकल नंबर इशू। चलिए आगे पढ़ते जाइए। डॉक्टर साहब, एक धारणा है कि पका के, हाँ, ये कहा कि पका के खाने से पेस्टिसाइड का असर कम हो जाता है, तो कच्चे भोजन में तो पेस्टिसाइड का असर रहेगा, तो उसको कैसे कम किया जाए? ये अवधेश जी, ये तो जेन्युइन, और ये आप और डोगरा साहब दोनों इसका बारी बारी उत्तर देंगे सर, ये जेन्युइन प्रश्न। सर मैं एक बात बोलना चाहता हूं, जो पका हुआ भोजन है, जैसे हम पकाते हैं और जैसे हमने खाने को टेस्ट, एक्चुअली क्या है ना, हमने अपनी इंद्रियां केंद्रित कर ली है जीभ पे। प्रॉब्लम हमारे साथ आज के युग में, वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम है। ये सिर्फ भारत का प्रॉब्लम या हमारा प्रॉब्लम, आपका प्रॉब्लम नहीं है। हमारी पूरा का पूरा ध्यान है कि ब्रेकफास्ट का टाइम चला गया, लंच का टाइम चला गया और डिनर कहां करेंगे। हमारी जिंदगी बीत जा रही है इसमें, इसके बीच में हम कुछ काम भी कर ले रहे हैं, लेकिन ये 3 चीजें फिक्स्ड हैं। हम जब तक अपना ध्यान वहां से निकालेंगे नहीं, तब तक हम अपनी एनर्जीज दूसरी चीजों पे डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये मेरा बोलना है। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जो जो आपका प्रश्न था कि क्या था सर प्रश्न? ये क्या प्रश्न था जिसपे हम ये बोलना, हम ये बोलने, वो हाँ पेस्टिसाइड हाँ। समझ गया सर। पेस्टिसाइड जो भी है, जो आपके अनकुक्ड रॉ फूड में है, देखिए हमारे पास ना के बहाने कई होते हैं कि पेस्टिसाइड है इसलिए हमने रॉ नहीं खाया, और ना के बहाने छोड़ के हाँ के जुनून में जाना पड़ेगा कि इसको हाँ कैसे करें। आप ठीक से धो लें उसको, अगर और कुछ नहीं तो मैं एक बड़ा सिंपल उपाय बताता हूं सबको। बेकिंग पाउडर सबके घर में होगा, बेकिंग पाउडर पानी में डाल लें और सब्जियों को थोड़ी देर के लिए उसमें डालें और निकाल के पानी से धो के आप उसको काट लें, सभी पेस्टिसाइड 99% निकल जाएंगे उसमें। तो चलिए, उसके तरीके बहुत हैं। मुझे लगता है कि क्योंकि ये 1 घंटे का समय था और सुनील जी के आगे अपॉइंटमेंट थी, तो सुनील जी ड्रॉप हुए हैं। सुनील जी, आप अभी जाइए नहीं, हम ऐसा करेंगे, आप तीनों का नंबर नीचे स्क्रॉल करते हैं, जिनको पर्सनल प्रश्न करना एडवाइस वो ले लें। तीनों का नीचे प्रश्न, अभी फोन नंबर आ रहे हैं 1 मिनट में। जो जनरल प्रश्न है, एक बार सुनील जी आपको 2-3 मिनट रुकना चाहिए, वो ले लीजिए, जो सामान ये सबके लिए है। चलिए आगे पढ़ते जाइए। ये तब तक सुनील जी आप एक बार अपनी जो वाइंडिंग अप कमेटी वो है कमेंट, ठीक है, पहले डोगरा साहब बोलेंगे। डोगरा साहब कन्फ्यूज कर दीजिए। डोगरा साहब 1 मिनट, डोगरा साहब 1 सेकंड, बोलिए। हाँ जी,
मेरा कहने का मतलब खाने की हमने बात बहुत कर ली है, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करी, प्रोटीन की बात करी, बट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन दिस बॉडी। सफा करने के लिए रफेज की बहुत जरूरत है, जिसको हम भूल रहे हैं अभी भी। फ्रूट की स्किन है, नट्स हैं, सीड्स हैं, ब्रान है, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि जब तक हमारा जो एम्फेसिस है जो नेचुरोपैथी का वो है क्लीजिंग के ऊपर, जब तक हमारा जो गट का एरिया स्थिर नहीं होता, शांत नहीं होता और सफाई नहीं होती, और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है जो हमारा जो है रफेज, सॉलेबल हो या इनसॉलेबल हो, वो हमें शानबूरे में मिलेगा, सिंगल सीड के ऊपर जो होता है वो मिलेगा, या फ्रूट स्किन है, या हमारे जो सीड्स हैं उनको भिगो के खाने से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम मिस कर रहे हैं इसमें। तो मेरा ये है कि उसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए, बट द रोल ऑफ द रफेज वो बहुत जरूरी है। और खाने के लिए मैं एक बात कहूंगा कि हमने जो कहा खाने का समय, लेकिन जो प्री कर लेते कि पहले इतना खाना खाना, 2 चपाती खानी, 3 खानी, 4, ये भी गलत है। जब खाना खाना है तो आराम से बैठ के शांत मन से धीरे धीरे चबा चबा के खाएंगे तो ज्यादा खा ही नहीं पाएंगे हम लोग, क्योंकि हमारा जो पेस्टिक सेंटर से आ जाएगा सिग्नल आता है कि भाई अब और नहीं चाहिए हमें, लेकिन हम हैप्पीली खा रहे हैं, रोल बना के खा रहे हैं, टीवी साथ में चल रहा है, कोई काम कर रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, हमारा ध्यान खाने पे नहीं है, वो रिचुअल कर रहे हैं, एक हम कर रहे हैं कि हमें खाना खाना है, क्यों खाना है उसका हमें ज्ञान होना चाहिए, वो तभी है शांत मन से खाएं, आराम से बैठ के खाएं, धीरे धीरे खाएं, तो ज्यादा खा ही नहीं पाएंगे। और खाना हमारा ब्लेंड होना चाहिए, रफेज वाला होना चाहिए। अगर रफेज लेंगे तो हमारे कॉन्स्टिपेशन नहीं हो। आज कितने चूर्ण बिक रहे हैं, हाजमे के लिए चूर्ण, पेट सफा के लिए चूर्ण, इतना कुछ बिक रहा है, क्योंकि कब्ज पहले हो रही है, और उसका सबसे बड़ा कारण ये है हमारा जो रिफाइंड फूड आ गया। जी, मैं ये बोलना चाहूंगा सर कि आप जैसे बाकी विद्वानों ने भी ये बोला है, मैं उसको एंडोर्स करता हूं कि आप ज्यादातर 1 बार योगी, 2 बार भोगी और 3 बार रोगी, 3 बार खाने की जो पद्धति, जो मतलब अंग्रेजों को गए हुए हैं 75 इयर्स हो गए, हम आज तक ये ब्रेकफास्ट लंच डिनर में फंसे हैं, इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। और हम भारतीय परंपरा में आए, जो 2 जून भोजन की बात होती है, वो 2 जून भोजन ही करें, स्थितियां बहुत ठीक हो जाएंगी और बहुत सी चीजें होंगी नहीं जो आज हो रही हैं। तो ये बहुतायत है फूड की, जिससे बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मैं यही बोलना चाहूंगा कि वो जो अवधेश जी ने कहा है कि 1 बार योगी, 2 बार भोगी और 3 बार रोगी, बिल्कुल ठीक है। जैसे हमारे नेचर केयर में हम यही कहते हैं कि सुबह अच्छे फल, रसदार फल 12 बजे तक वही खाइए, एज पर योर रिक्वायरमेंट, जरूरत है जरूर खाइएगा। दोपहर को थोड़ा सा खाना, जो मुट्ठी भर अनाज है वो खाइएगा, और रात का खाना 7 बजे से पहले पहले, बिस्तर पे जाने से पहले 2-3 घंटे पहले अगर जरूरत है तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिना भूख के खाना अपने आप को रोग युक्त करना है। और हम कहते हैं अभी हमें खाने का वही है, जब हम सभी डेवलप हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, तो जितनी टूट फूट हो, जैसा हमारे काम है, शारीरिक काम है, ज्यादा काम कर रहे हैं, जितनी वियर टियर हो, उसके साथ साथ ही हम भोजन अगर लेंगे तो मेरा मानना है कि हम स्वस्थ रह सकते हैं, हमें ज्यादा दवाइयों की जरूरत नहीं है। ओवर ईटिंग क्रिएटिंग ऑल दी प्रॉब्लम, वो 5 जो सेंसेस हैं, ज्यादा फ्यूम्स वाले खाने ले रहे हैं, ज्यादा मसाले वाले खाने ले, वही गड़बड़ करते हैं। रॉ फूड तो गड़बड़ करता ही नहीं है। तो इसलिए अग्नि की बात हो रही थी, चलो वो तो आयुर्वेद का टॉपिक है, हमारा वही है कि स्वस्थ रहें तो नेचर के साथ, प्रकृति से दूर विकृति। अभी सीजन चेंज हो रहा है, जैसे जैसे हमारे फल सब्जियां आएंगी वही हमको लेना है, और उसके ऊपर कुछ डालने की जरूरत नहीं होती। कुदरत ने हर चीज कंप्लीट दी हुई है, हर चीज कंप्लीट दी हुई है, उसमें एडिंग की जरूरत ही नहीं है। एडिशन करके हम अपने स्वाद के अनुसार कर रहे हैं, वही गड़बड़ कर रहा है। अगर सादा भोजन, ब्लैंड भोजन लेंगे तो ज्यादा ना खाया जाएगा, ना बीमारियां। तो इसलिए मेरा यही सबसे एक अनुरोध है कि खाना तभी खाइएगा जब भूख हो। अगर पेट खराब है तो एक उपवास करिएगा, ताकि जो जीवनी शक्ति है, जो हमारा सारा कार्य करती है, हमारे पाचन का, असिमिलेशन का, निष्कासन का, जो भी सारा काम, वो जीवनी शक्ति ही करती है। दैट इज हिडन पावर इन द बॉडी, इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज फ्रॉम राइट फ्रॉम अवर बर्थ।